हो गया। चलिए आज के क्लास के बारे में आपको मैं बताऊंगा राजनीतिक विज्ञान के बारे में। 12th क्लास का आज जो सब्जेक्ट की जो शुरुआत होने जा रही है वो राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान का ये परिचय मैं दे रहा हूं। ये पहला लेक्चर है, समझ रहे जी। जिस प्रकार से इतिहास के अगर कोई बाप हो सकता है तो विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का भी तो कोई बाप होगा। क्या जी? इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस। तो राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन होगा ये बताएंगे। अब माता के बारे में कोई मत पूछना, अब किताबों में खाली लिखा है पिता के बारे में, अब माँ कौन है इसे हमको क्या पता। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान, देखो राजनीतिक विज्ञान, पहले जो राजनीतिक विज्ञान, ये जो राजनीति जो शब्द है ना, ये कहां से लिया गया? राजनीति शब्द कहां से लिया गया? यूनानी भाषा से। कहां से लिया गया? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा के पोलिस, क्या लिया गया? पोलिस शब्द से बना है पॉलिटिकल। पोलिस शब्द से क्या बना? पॉलिटिकल बना। किस भाषा से लिया गया? यूनानी भाषा से लिया गया है। समझ रहे बात को? किस भाषा से लिया गया? यूनानी भाषा से। पिता, अगर पिता की अगर बात किया जाए तो इसके मतलब राजनीतिक विज्ञान के पिता किसको कहिएगा? अरस्तु को। कौन है? अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। समझ रहे जाइए, मतलब राजनीतिक विज्ञान के बाबूजी। क्या? राजनीतिक विज्ञान के बाबूजी। बिहार तरफ जानते हो ना, बाप को बाबूजी कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। ये भी जान लेना, बाबूजी किसको कहा जाता है? अरे ससुर को बाबूजी कहा जाता है बकलोल लोग, इसलिए थोड़ा कहीं पर सोच समझ करके बोला करना। बाबूजी का मतलब ससुर होता है। गलत नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। बाबूजी किसको कहते हैं? ससुर कौन कहते हैं? समझ गए? तो राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है। अरस्तु जो था वो प्लेटो का, अरस्तु प्लेटो का चेला था। मतलब प्लेटो भी क्या है? गुरु था। किसका? अरस्तु का गुरु था। किसका? अरस्तु का गुरु था। कौन था? प्लेटो। समझ रहे हो बात को? इतना बात समझ में आ गए? एक काम करो ना, बस कुछ कहने के पहले कहते हम बस किसी ने छोड़ दीजिए। कमाल है रे लड़की लोग, तुम लोग सब कमाल है। हाँ हल्ला नहीं करो। तो राजनीतिक विज्ञान शब्द किस देश से लिया गया? यूनान से, यूनानी भाषा से। पोलिस शब्द से लिया गया है। पोलिस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। समझ रहे हैं? इसके पिता कौन है? अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता है। ठीक है। प्लेटो कौन था? अरस्तु का गुरु कह सकते, अर्थात अरस्तु जो था वो प्लेटो का क्या? चेला था। जिस प्रकार से आप लोग मेरा चेला हो ना जी, हाँ, अब भी जैसन भी हो, चाहे जीव जंतु ही क्यों ना, लेकिन मेरे चला ही है ना। कभी कभी पूछ देते हैं कि साहब जीव जंतु उपस्थित हो गया जी, तो एक दिन तो सब बोल दिया था सर सब, मतलब सब तो नहीं जीव जंतु है। जीव जंतु। यहां तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको
आखिर राजनीतिक विज्ञान कहते किसको है ना जी? राजनीतिक विज्ञान किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से। लेकिन आपको एक साधारण सी भाषा में, एक साधारण सी परिभाषा में आपको कह सकते हैं, जिस प्रकार से इतिहास में पढ़ते हो कि बीती हुए घटनाओं को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, है ना? उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में किन चीजों को पढ़ते हैं? राजनीतिक विज्ञान किसको कह सकते हैं? बात सवाल उठता है ना कि राजनीतिक विज्ञान किसको कहेंगे? तो आप साधारण रूप से आप कह सकते हैं किसको? जिस भी किसी राज्य में, जिस भी किसी राज्य कहने का मतलब कि जिस भी किसी देश में, जिस भी राज्य में किसमें? राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में जहां वर्तमान, क्या? वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी राज्य में जब वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जब अध्ययन जब किया जाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? राजनीतिक विज्ञान कहेंगे ना, राजनीतिक विज्ञान। कि वर्तमान में किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थिति है, इसके पहले कैसी थी, आने वाला भविष्य में राजनीतिक परिदृश्य कैसा बनेगा, सोचते हो ना? तो राजनीतिक विज्ञान में किसी भी देश के, किसी भी राज्य के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं। समझ गया जी? राजनीतिक विज्ञान। नहीं कुछ ओरियाएगा, नहीं कुछ बोल पाओगे तो इतना जरूर कहना, कोई गलत नहीं ठहरा देगा कि कैसे बोल रहा है। सीधा बोल देना कि हाँ मदन सर बताए हैं, ऐसा ही बताए हैं, जाइए उनसे सवाल जवाब कर लीजिए, कह देना। समझ गया ना? राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, साधारण भाषा में जिसको हम लोग कह सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब आप लोग मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये राजनीतिक, जिस प्रकार से हमने इतिहास में बताया था, इतिहास की 3 शाखा हमने बताया था ना, उसी प्रकार से राजनीति की कौन कौन सी शाखाएं हो सकती है? समझ रहे जी? राजनीति के कौन कौन सी शाखा हो सकती है? तो देखो 12th क्लास के और कह सकते हैं ग्रेजुएशन क्लास के लिए, 12th क्लास और ग्रेजुएशन क्लास के लिए, ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए ये राजनीतिक विज्ञान जो है ना, ये राजनीतिक विज्ञान को आप 2 कालखंड में विभाजित करके आप अध्ययन कीजिएगा, 2 कालखंडों में, 2 ग्रुप में। समझ रहे ना? राजनीतिक विज्ञान 2 कालखंड में, राजनीतिक विज्ञान कितने कालखंड में? 2 कालखंड में आप इसको विभाजित कर सकते हैं, 2 कालखंड में। पहला को समझिए, आज हम सिर्फ पहला ही बताएंगे, समझ रहे ना? आज पहला ही बताएंगे, जिसमें समकालीन विश्व की राजनीति आप पहला कालखंड में कह सकते हैं क्या? समकालीन विश्व की राजनीति, है ना जी? समकालीन विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व की राजनीति। और दूसरा जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय के बाद, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के समय से क्या? भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। ये 2 कालखंड में ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए, पॉलिटिकल साइंस और 12th क्लास के भी विद्यार्थियों के लिए
पॉलिटिकल साइंस जो होगा ना, ये 2 कालखंड में आपको पढ़ना है। अभी जो आपको जो मैं बता रहा हूं इस कालखंड के बारे में बता रहे हैं, समकालीन विश्व की राजनीति के बारे में, और दूसरा खंड जो है सो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। कहने का मतलब क्या हो गया, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति, इसमें जो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इसमें जो पढ़ेंगे विश्व भर की सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। पूरे विश्व की राजनीति के बारे में इसमें बातें की जाएगी। किस कालखंड में, इसके उलट समकालीन विश्व की राजनीति में हम लोग कौन सी राजनीति की कौन सी बात को पढ़ेंगे, पूरे विश्व की बात होगी। इसमें क्या होगी, विश्व की बात होगी। इसमें पूरे विश्व की बात होगी। मतलब कहने का मतलब कि विश्व में विकसित देश, विकासशील देश, गरीब देश, बीमारू देश, जितने भी किस्म के देश है, राजनीति के इस कालखंड में, इस ग्रुप में हम लोग पूरे विश्व के राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई सिर्फ अपने देश के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि क्या पूरे विश्व के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो अध्ययन करेंगे, इसमें नाम से पूरी तरह से स्पष्ट है, देख रहे हैं, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। मतलब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद से हमारे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य जो रही है ना, तो इसमें हम लोग सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, सिर्फ अपने देश से संबंधित राजनीतिक बातों को हम लोग इसमें पढ़ें। क्या, सिर्फ अपने देश का। इसमें समकालीन विश्व की राजनीति में पूरे विश्व की राजनीति की बातों को हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, सिर्फ इसमें अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। कब से, स्वतंत्रता के समय से। समझ रहे जी बात को। अब आप लोग ये सोचते हैं क्या आखिर इसमें हम लोग समकालीन विश्व में किन किन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, समकालीन विश्व में किन किन चीजों का हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे, कौन कौन से इसमें टॉपिक आएगा जो कि हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, समकालीन विश्व में कौन कौन सी चीजें इसमें आएगी। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस के रूप में हम लोग फिर बाद में चलेंगे। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ये पहला लेक्चर और इस लेक्चर के परिचय के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस में आपके तो कल से तो क्लास तो चलेंगे। समझ रहे ना बात को, ये परिचय। इसमें समकालीन विश्व की राजनीति में हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, चैप्टर का जो पहला जो टॉपिक जो रहेगा ना, वो रहेगा शीत युद्ध। क्या रहेगा, शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड वार। क्या पढ़ेंगे, कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे बात को, शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के बाद इसमें क्या होता है, शीत युद्ध के बाद इसमें पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता। क्या, द्विध्रुवीयता, हाँ, ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब अभी बताएंगे। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब पूरी दुनिया में दो महाशक्ति थी, पूरी दुनिया में मात्र दो महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। अर्थात पूरी दुनिया की राजनीतिक धुरी जो घूमती थी ना, ये दो सांड लोगों के बीच में घूमती थी, एक सोवियत संघ के और दूसरा अमेरिका के साथ। अब दो ताकतवर देश, दो ग्रुप, दो समूह पूरी दुनिया को नियंत्रित करती थी उस वक्त। अभी बताएंगे इसमें, उस वक्त नियंत्रित करती थी। तो इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। किसमें, समकालीन विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अमेरिका का प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका, किसके बारे में, अमेरिका का प्रभुत्व। कहने का मतलब जब दो ध्रुवीयता का अंत, कहने का मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, इसमें से सोवियत संघ का जब अंत जब हो गया ना, सोवियत संघ जब बिखर गया पूरी तरीके से, तो एकमात्र अमेरिका बच गया, एकदम सुपर पावर जो अभी तक बना हुआ है। क्वेश्चन में बताएंगे इसको। अभी तक अमेरिका ही एकमात्र क्या सुपर पावर बचा हुआ है।
एक ध्रुवीय शक्ति, अर्थात अमेरिका का प्रभुत्व के बारे में, अमेरिका कैसे कैसे शीत युद्ध, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कैसे पूरे विश्व में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, सब सारा हम सब क्वेश्चंस में आप लोगों को हम उस वक्त बताएंगे, कल से हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, उत्तर शीत युद्ध, मतलब जब शीत युद्ध के बाद, यहाँ पर शीत युद्ध के बाद जब उत्तर शीत युद्ध मतलब शीत युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, समझ रहे ना, किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत भूमंडलीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं जो बात को, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा होगी। लेकिन आज हमने सिर्फ ये बताया कि राजनीतिक विज्ञान की दो शाखा कौन सी, समकालीन विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व की राजनीति के अंतर्गत इन सारे टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। और स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, इसमें जो पहला टॉपिक जो आपकी जो शुरुआत होगी, इसमें होगा ये भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ये पहला चैप्टर आप लोगों का होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको हम बताएंगे। यहां पर मैं आपको ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है, क्या समझ रहे हो ना जी, शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब होता है क्या, इंग्लिश में अगर कहेंगे शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है ना, शीत मतलब ठंडा होता है ना, तो शीत युद्ध क्या होता है। आखिर शीत युद्ध की बुनियाद जो है ना, शीत युद्ध की बुनियाद, इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले आज बता दे रहा हूं। ये थोड़ा सी परिचय की बात है, इसलिए मैं समझिए, मैं एक छोटा छोटा सवाल पूछता हूं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 तक हुआ था, है ना जी। ये प्रथम विश्व युद्ध, ये द्वितीय विश्व युद्ध, समझ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में शीत युद्ध की बुनियाद को आप लोग देख सकते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय से। इस समय हुआ क्या, सो समझ लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी बहुत सारा लोग मारा गया था। इसे बताया जाता है ना कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी लगभग 47,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कितना, 47,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें सैनिक भी थे, आम नागरिक भी था। 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 में जो समाप्त हुआ, इसमें भी लगभग बताया जाता है कि 10 से 15 मिलियन लोगों की इसमें हत्या हुई थी। इतने लोग इसमें सब मारा गया था, समझ रहे हैं बात को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और प्रथम विश्व युद्ध के समय, इस समय होता क्या है, इस बात को आप समझ लें। हम शीत युद्ध की बुनियाद के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, शीत युद्ध के बुनियाद के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध यहां पर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया, जापान के दो शहर पर, जापान के दो शहर पर, वो कौन कौन सा शहर था, जापान के दो शहर, जापान के दो शहर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। एकदम दे दनादन, एकदम धाए धाए, एकदम पूरी तरह से एकदम परमाणु बम गिरा दिया। वह समय था सन 1945 ईस्वी का समय था। आज भी वहां पर परमाणु बम का असर जापान में आज भी देखने को मिलता है। इतने वर्षों के बाद भी आज भी वहां का परमाणु बम का जो असर है ना, आज भी वहां पर देखने को मिल जाता है। इतना भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार से जापान के दो शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या कर दिया था, अमेरिका ने जाकर के दो शहर पर बम पटक दिया। वो भी कौन सा, कोई फुसफुसीवा बम नहीं, परमाणु बम को पटका था, और दो शहर एकदम पूरी तरह से तबाह हो गया। इसमें भी तबाही, इसमें भी तबाही, पूरा विश्व एकदम पूरी तरह से एकदम तबाह। कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोगों की मौत हो रही थी। इसका मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, क्या ऐसे करती है?
लेकिन जो भी बोलो, लड़की लोगों को मारने के भी ढंग नहीं है, मारने भी ठीक से नहीं जानती। अरे हम लोग मारते हैं तो इस प्रकार से मुक्का बांधते हैं और दे दनादन दे देते हैं एकदम पूरा। और लड़की लोग जैसे हाथ में जाने नहीं है, ऐसा करती है एकदम लड़की लोग, जैसे हाथ में जान नहीं है। सुनो इधर तो जापान और हिरोशिमा जब पूरी तरह से जब तबाह हो गया है, लड़के लोग, जापान और हिरोशिमा पूरी तरह से क्या हो गया था, तबाह हो गया था, तब जाकर के आप कह सकते हैं शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है, शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है, कब से होती है शीत युद्ध की शुरुआत? सन 1945 से क्या होता है शीत युद्ध। 1945 से क्या होता है? शीत युद्ध की शुरुआत होती है। समझ रहा जी? शीत युद्ध की शुरुआत होगी जो लड़के, शीत युद्ध की शुरुआत सन 1945 ईस्वी में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध का जो दौर जो चला 1945 से लेकर के लगभग 1991 ईस्वी तक इसका दौर चला है। 1991 ईस्वी तक, इतना लंबे साल तक शीत युद्ध का दौर चला है। तो अभी तक आपको हम बता रहे थे शीत युद्ध के दौर के बारे में कि शीत युद्ध की बुनियाद कहां पर रखी गई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी जब क्या हो जाता है कि एकदम पूरी तरह से जब तबाह हो जाता है, पूरा धुआं एकदम जब हो जाता है, तब इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल आता है कि रे अब काफी हो गया, अब बहुत हो गया, थोड़ी सी अब शांति बनाए रखनी चाहिए। अब शांति क्या बनाएगा? शांति के रूप में आप समझ लीजिए कि सन 1945 ईस्वी में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब युद्ध जब समाप्त जब हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध तक तब सब टाइम आ जाता है सन 1945 ईस्वी। और 1945 ईस्वी से लेकर के 1991 ईस्वी तक शीत युद्ध का दौर चलता है, कोल्ड वॉर इसको कहते हैं। तो इसकी बुनियाद में बता रहा था। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है। अभी तक सोच रहे होंगे ना, आखिर शीत युद्ध क्या है? सो शीत, लड़ाई झगड़ा के बारे में तो नाम में तो सुना होगा कि लड़ाई युद्ध, ये भैया युद्ध कहने का मतलब ही आप लोगों के दिमाग में तुरंत ये दिमाग में आप लोग सोचते होंगे कि लड़ाई का मतलब हथियार से, लड़ाई का मतलब हथियार से, गोला बारूद बम पिस्तौल आधुनिक हथियार से, युद्ध इसी से होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा युद्ध चला जिसको शीत युद्ध कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार का हथियार का उपयोग नहीं किया गया। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको शीत युद्ध कह सकते हैं। वही तो बात है। शीत युद्ध का मतलब आप इस प्रकार से आप समझिए, हमने पहले भी बताया, युद्ध का मतलब ही लोगों के दिमाग में तुरंत आता है, बारूद है, टैंक है, गोला है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, सैनिक है, बम पिस्तौल सब ये चला। प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में खूब चला। लेकिन 1945 में जब शीत युद्ध का जब दौर चला, तो आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है। शीत कैसा होता है? ठंडा होता है ना। अब दो आदमी लड़ गया, दोनों फेटाफेटी खूब कर लिया है, समझ लो, खूब फेटाफेटी लतम जूता दोनों आदमी के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में चल गया। अब चलते नहीं रहेगा, कभी न कभी तो बंद होगा, ककरो नाक टूटेगा, ककरो कुछ टूटेगा, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होगा, कोई कहेगा ना भीतर मार ज्यादा पड़ल है, ये नहीं कहेगा जी। कभी न कभी तो क्या होगा, अलग होगा, मारपीट बंद होगा। अब मारपीट जब बंद हो जाएगा, अब मारपीट बंद हो जाने के बाद दोनों तुम लोग तुरंत क्या, दोनों सलाह हो जाएगा, दोनों में बातचीत होने लगेगी, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहेगा ना, एक का थथुन इधर रहेगा, दूसर के थथुन इधर रहेगा, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहेगा ना, रहेगा कि नहीं जी? तो वैचारिक मतभेद जो रहेगा, तो वही वैचारिक मतभेद को आप समझ लो कि शीत युद्ध चल रहा है।
ना ये वकरा देखने को पसंद करता है, ना ये वकरा देखना पसंद करता है, कुछ नहीं एकदम। वो फाइटिंग हो गया पहले वो अलग चीज है, लेकिन फाइटिंग के बाद भी दोनों के बीच में क्या होने लगता है, युद्ध चलता है। बेचारे अच्छा देख लेंगे, अदालत में देख लेंगे, न बताएंगे। वहां पर फाइटिंग नहीं कर रहा है, वहां पर विचारों से लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको कहेंगे क्या, शीत युद्ध कहेंगे। समझिए बात को। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि मान लेते हैं ये सड़क है, सड़क के किनारे एक घर इधर है और दूसर घर इधर है, दूसर घर इधर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ये इधर से लाठी भांज रहा है, किधर से, ये इधर से लाठी भांज रहा है, ये इधर से लाठी भांज रहा है, लाठी खूब भांज रहा है, या लठ, यह लाठी पटक रहा है, यह लाठी पटक रहा है, और ये बोल रहा है तू या हम तोरा देख लेते हैं, ये बोलता नहीं तुम या ना हम तुमको देख लेते हैं। लेकिन इसी तरह से खाली बम का बम की हुआ, लेकिन केकरो पर लठ पड़ा नहीं, तकर मतलब समझ लिए कि शीत युद्ध हुआ, शांति से युद्ध हुआ, लठ नहीं पड़ेगा। अगर मतलब ये लाठी दे कपार पर इसका और ये मार दिया इसके ऊपर, तो इसका मतलब समझना कि शीत युद्ध नहीं हुआ, ये हो गया दे दनादन वाला हो गया, धत तेरी का हो गया, फिर गरम युद्ध हो गया, शीत युद्ध नहीं, क्या हो गया, गरम युद्ध हो गया। समझ रहे जी? लड़की लोग देखो, शादी विवाह का सीजन आ गया है बबनी लोग, ज्यादा शादी उदी में आना जाना मत कर। अच्छा, अरे कोई भी बाराती में लड़कन को कोई नहीं पूछता है कि ककर बेटा है, सो खाली यह पूछ ले चलता है लोग, जो भी लोग जाते हैं ना, ककर बेटी क्यों फलनवा के, अच्छा बतियाएंगे बाद में। तो ये गोटा का शादी होता है, लेकिन वहां पर कते गोटा का सेटिंग हो जाता है, मत जाया कर, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। शादी होती है वहां पर एक जन का, लेकिन सेटिंग हो जाता है कई गोटा का वहां पर, इसलिए मत जाया करो जी, पढ़ाई लिखाई कर लो ना। कौन जा रहा है, कोई नहीं जाएगी। शीत युद्ध, अल्लाह नहीं, शीत युद्ध समझिए, शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, क्या शीत युद्ध का मतलब क्या, आप देखिए सेंटेंस में इसको कैसे लेके, शीत युद्ध का मतलब क्या, वैचारिक युद्ध, दोनों के मन में एकदम घोर विचार उठ रहा है, अच्छा वो हमको मार दिया ना, मेरा जमीन हड़प लिया ना, चल अदालत में देख लेंगे। लठ नहीं चल रहा है, विचारों की लड़ाई चल रही है, इसको क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। मतलब क्या होता है, विचारों का युद्ध, विचारों का युद्ध, समझ रहा जी, विचारों का युद्ध कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब विचार से लड़ रहा है, हथियार का प्रयोग नहीं कर रहा है, विचार से लड़ रहा है कि हाँ जाना देख लेंगे, तो हाँ हम भी देख लेंगे, चलो लड़ेंगे, वहीं पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो इसको शीत युद्ध कहेंगे। उसी प्रकार से विचारों का युद्ध, उसी प्रकार से जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त जब हो गया, तो पूरी दुनिया में दो ही ग्रुप के लोग थे। एक कौन था, पहला सोवियत संघ, दूसरा कौन था, अमेरिका था, दूसरा अमेरिका। यही दो महाशक्ति थी 1945 तक, समझ लीजिए यही दो महाशक्ति थी, पूरी दुनिया को यही लोग एकदम पूरा धुआं बना करके रखा था एकदम। इसी को कहते हैं दो ध्रुवीय शक्ति, मतलब पूरी दुनिया की शक्ति इन दोनों से होकर के गुजरता था। ये लोग जो दोनों कहता पूरी दुनिया में वही होता। लेकिन सोवियत संघ जब सन 1991 ईस्वी में जब बिखर गया, 1991-92 के दौरान सोवियत संघ टूट गया,
क्योंकि सोवियत संघ के संग बहुत सारे राष्ट्र, इसके मित्र राष्ट्र शामिल था। वो सब क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चन में वो सब सारे चीज को हम बताएंगे। लेकिन जब सोवियत संघ जब समाप्त हो गया ना, और अमेरिका ने सन 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर जाके 2 बम जब फोड़ दिया, तो अमेरिका ने पूरी एकदम विश्व शक्ति में, पूरे विश्व के पटल पर एक ध्रुवीय शक्ति स्थापित कर दिया। काहे कि ये क्या हो गया था, ये टूट चुका था, एक खत्म हो चुका था। अर्थात कहने का मतलब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, किसके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू होता है। कौन सा युद्ध शुरू होता है, शीत युद्ध शुरू। मतलब गोला बारूद बम पिस्तौल से लड़ते लड़ते जब थक गया, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में जब दोनों एकदम थक गया कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं होगी, और 1991 में सोवियत संघ बिखर भी गया, खत्म हो गया, टूट गया। सब क्वेश्चन में बताएंगे। जब दोनों के बीच जब लड़ाई जब समाप्त हो जाती है अमेरिका, तब फिर 1945 ईस्वी में कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। मतलब दोनों के बीच वैचारिक युद्ध का शुरुआत हो जाती है। कोई शीत युद्ध के दौरान मैं कह रहा हूं, न सोवियत संघ ने अमेरिका पर अटैक किया और नहीं अमेरिका ने सोवियत संघ के ऊपर अटैक किया। अर्थात कहने का मतलब शीत युद्ध का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा जो जिसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी खतरनाक हथियार का प्रयोग नहीं होता है, उसमें विचारों का युद्ध होता है, विचार का युद्ध होता है। समझ रहे जी, शीत युद्ध समझ में आया ना। तो शीत युद्ध पर कल जो क्लास में जो हम नोट्स जो लिखाएंगे उसको हम पहले समझा लेंगे, ठीक है। तो आज से क्लास आपका पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन लेवल के लिए और 12th लेवल के लिए आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है, और आपको नोट्स भी लिखाया जा चुका है। आप वीडियो भी देख सकते हैं और आपको PDF में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए।